नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसी घटना घटी आज, हो सकता है कि आपने उस पर नजर डाली हो और हो सकता है कि आपकी नजर से वो फिसल गई हो। पर मैंने उस घटना को बहुत गौर से देखा, समझा और उस घटना पर यह मेरी एनालिसिस है। बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि गंभीर बात है। और दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल से जो खबर आई ना, वो सिर्फ एक राजनीतिक हलचल भर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के जनादेश पर खड़े हो रहे सबसे बड़े खतरे की घंटी कही जा रही है। कई लोग इसे खतरे की घंटी मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, उस पर भी हम गौर करेंगे। दोस्तों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा जो मैं आगे कहने जा रहा हूं। किसी राज्य की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी पश्चिम बंगाल में 3 बार तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई बहुमत से। उस राजनीतिक पार्टी ने अपने विधायकों के सबसे अहम बैठक बुलाई थी। खुद पार्टी की चीफ ममता बनर्जी उस मीटिंग की अध्यक्षता करने वाली थी। लेकिन ये जो चुनाव हुआ, इसमें 80 विधायक चुनकर आए और उन 80 विधायकों को इस मीटिंग में आना था। लेकिन 80 में से 60 विधायक इस मीटिंग में पहुंचते ही नहीं है और आखिरकार पूरी बैठक को आनन फानन में रद्द करना पड़ जाता है। क्या यह सिर्फ एक संगठनात्मक लापरवाही है? क्या यह सिर्फ विधायकों की आपसी व्यस्तता है? क्या वो बहुत बिजी थे? या फिर पर्दे के पीछे पश्चिम बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से हाईजैक करने का कोई बहुत बड़ा खेला चल रहा है, जिसकी भनक आ रही है और जिसकी गंध आ रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब इस पूरी कहानी के पीछे की क्रोनोलॉजी और फैक्ट्स को हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि पिछले 2 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमलों की जो घटनाएं घटी हैं, उसके वीडियोस और एक्शन रिएक्शन के कमेंट्स आप लगातार देख रहे होंगे न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर और सोशल मीडिया पर इस वीडियो में देखिए इन डेप्थ स्टोरी जो दबी जुबानों में चल रही है, अंडर करंट क्या है। तो दोस्तों, आपको जरूर याद होगा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने एक ऐसा दावा किया था जिसने समूचे बंगाल के सियासी गलियारों में भूकंप सा दिया। ऐसा समीक भट्टाचार्य ने सरेआम दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद और विधायक बीजेपी में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, इच्छुक हैं और वे लगातार उनके संपर्क में भी हैं। अब समीक भट्टाचार्य के इस बड़े दावे के ठीक बाद अचानक टीएमसी की इतनी अहम बैठक का रद्द हो जाना और 80 में से 60 विधायकों का वहां नहीं पहुंचना बंगाल की राजनीति में कई गंभीर और संगीन सवाल खड़े कर रहा है। बहुत गौर से सुनिएगा। क्या समीक भट्टाचार्य का वह दावा साबित हो रहा है? सोचिएगा, क्या ये 60 विधायक वाकई किसी जमीनी हालात को संभालने में व्यस्त थे, जैसा कि टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष कह रहे हैं, या फिर ये बीजेपी के उसी कथित ऑपरेशन का पहला ट्रेलर था? और दोस्तों, जनता बेवकूफ नहीं है। वो देख रही है कि जैसे ही सत्ता बदली वैसे ही विधायकों के सुर और उनके कदम बदलने लगे हैं। और यहां से असली और कड़ा सवाल सीधे शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार से शुरू होता है। क्या बंगाल में अब लोकतंत्र का नहीं बल्कि केंद्रीय एजेंसियों का राज चलेगा? एक सवाल है। कई लोग पूछ रहे हैं, लोगों के जहन में यह सवाल आ रहे हैं। आज आम आदमी के जहन में यह सवाल कौन रहा होगा कि क्या ईडी, सीबीआई और सीआईडी के डर दिखाकर, मुकदमों की धमकियां देकर टीएमसी के इन विधायकों को बैकफुट पर धकेला जा रहा है? क्या मुकदमों और जांच का खौफ दिखाकर बीजेपी टीएमसी के विधायकों को अपनी तरफ खींचने की फिराक में लगी हुई है? क्या यह सीधे सीधे बंगाल की राजनीति से विपक्ष का नामो निशान मिटाने और टीएमसी को पूरी तरीके से हाशिए पर लाने की एक बहुत बड़ी प्रशासनिक साजिश है? सवाल है। अगर सत्ता में आते ही सरकारी तंत्र का इस्तेमाल विपक्षी दलों को तोड़ने और इन्हें हाशिए पर धकेलने के लिए होने लगे, तो फिर जनता के वोट की क्या कीमत रह जाएगी? सोचिएगा। ये सवाल उठ रहे हैं, इसमें हकीकत है या नहीं है, यह जांच का विषय है। आने वाले समय में हो सकता है कि तस्वीरें साफ हो।
और शुभेंदु सरकार को आज इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वे चुनाव के बाद एक हेल्दी लोकतंत्र चलाना चाहते हैं या फिर एजेंसियों के दम पर विपक्ष को निगल जाना चाहते हैं, जैसा कि उनके ऊपर और बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। हालांकि टीएमसी भी, तृणमूल कांग्रेस भी इस दबाव के आगे घुटने टेकने के मूड में बिल्कुल नहीं है और खुले तौर पर कैमरे पर अभिषेक बैनर्जी ने एक दिन पहले ही कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। और दोस्तों, पार्टी ने इस चौतरफा घेराबंदी और कथित दल बदल की कोशिशों के खिलाफ सीधे सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी और टीएमसी ने शुभेंदु सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रामक विरोध प्रदर्शन का प्लान तैयार किया है। पार्टी ने साफ किया है कि अगले 48 घंटों के भीतर समूचे राज्य में ब्लॉक स्तर से लेकर नगर निगम के वार्ड्स तक टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस तानाशाही के खिलाफ, इस कथित तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हालांकि टीएमसी इसे तानाशाही कह रही है और खुद ममता बनर्जी कोलकाता के रानी रासमणी रोड पर एक बड़े धरने पर बैठकर इस आंदोलन की कमान संभालेंगी। इसकी घोषणा वो कर चुकी हैं, ऐलान हो चुका है। और टीएमसी का यह कदम साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ एक खुली राजनीतिक जंग का शंखनाद कहा जा सकता है दोस्तों। और वे ये मैसेज देना चाहती हैं, ममता बनर्जी, कि भले ही उनके विधायकों को डराने, धमकाने और तोड़ने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन वे सड़क का संघर्ष बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। ये कहा जा रहा है और वो साफ साफ कह रही है। इस पूरे राजनीतिक तनाव की आग में घी भरने का काम किया है हाल ही में टीएमसी के दो बड़े शीर्ष नेताओं पर हुए हमलों ने, कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। कल ही की बात है जब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित कार्यकर्ता संजू प्रामाणिक के परिवार से मिलने गए थे, तब वहां सरेआम उन पर अंडों, जूते और पत्थरों से हमला किया गया था। ये वीडियोस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया में, न्यूज एजेंसियों में। और भीड़ ने उन्हें चोर चोर के नारे लगाते हुए घेर लिया था और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक क्रिकेट हेलमेट पहनना पड़ा था और उनकी शर्ट तक फाड़ दी गई थी। ये तस्वीरें आई सामने। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम था, वो मुझे मारना चाहते थे। उन्होंने 11 बजे से ही कम्युनिटी हॉल में गुंडे बिठा रखे थे ताकि मुझ पर पत्थर बरसाए जा सकें और दुख की बात यह है कि वहां पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आई। ये अभिषेक बनर्जी के बयान है और मेरे पिछले वीडियो में ये सारी बातें मैंने दिखाई हुई हैं और अभिषेक बनर्जी के बयान, वीडियो स्टेटमेंट भी मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ममता बनर्जी ने भी इस पर भड़कते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि शासक ही हत्यारे बन गए हैं, शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। यही नहीं, ममता बनर्जी ने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि पुलिस के दबाव के कारण कोलकाता के दो बड़े प्राइवेट अस्पतालों ने घायल अभिषेक बनर्जी को भर्ती करने से मना कर दिया। यह आरोप लगाए। अब इस घटना के ठीक अगले ही दिन, यानी कि आज 31 मई के दिन, हुगली जिले के चंडीतल्ला थाने के बाहर टीएमसी के लोकसभा मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी पर भी हमला हो गया। इसके भी वीडियोस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर। और जब वे अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ ज्ञापन देने जा रहे थे वहां के पुलिस स्टेशन में कि उनकी रिहाई कर दी जाए, वहां उन्हें काले झंडे दिखाए गए और उनके सिर पर पत्थर और क्रिकेट की ड्यूस बॉल से सरेआम वार किया गया, ऐसे आरोप हैं। और कुछ तस्वीरें भी आई कि वो सड़क पर गिरे, उनके सर पर चोट लगी, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा और वे सड़क पर गिरे नजर आए। दोस्तों, कल्याण बनर्जी ने लहूलुहान हालत में सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, शुभेंदु अधिकारी एक कातिल मुख्यमंत्री हैं, वो किसी भी तरह हमें जान से मारना चाहते हैं। बंगाल अब गुंडों के हाथ में चला गया है और वहां की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। दोस्तों, ये उनके बयान आए हैं और ये जो बातें जो मैं आपको कह रहा हूं, उनके बयान या फिर सारी जानकारी मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, अब इन दोनों बड़े हमलों पर सरकार में बैठे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री दिलीप घोष का जो बयान आया है, कैमरे पे आया, वो इस स्क्रिप्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। दोस्तों, इस घटना की स्क्रिप्ट का दिलीप घोष ने इन हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा, अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है, लेकिन
पश्चिम बंगाल की जनता ने पिछले 15 सालों तक टीएमसी सरकार के राज में जो उत्पीड़न और प्रताड़ना झेली है, जनता के अंदर का वो गुस्सा अब कहीं ना कहीं तो बाहर निकलकर सामने आएगा। सोचिए सोचिए दोस्तों, इस बयान के क्या मायने हैं? क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? क्या ये शर्मनाक बयान नहीं है? क्या सत्ता में बैठा कोई जिम्मेदार नेता इस तरह हिंसा को जनता का जायज गुस्सा कहकर उसका बचाव कर सकता है, करना चाहिए? शर्मनाक है। इस बीच जहां तक इस बैठक में 60 विधायकों के न आने की बात है दोस्तों, तो खुद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने इसके पीछे अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए इन जानलेवा हमलों का ही हवाला दिया। और उनका कहना है कि इन शीर्ष नेताओं पर हुए हमलों के बाद जमीन पर जो आपातकालीन, इमरजेंसी और तनावपूर्ण हालात पैदा हुए हैं, हमारे विधायक उसी जमीनी स्थिति को संभालने, विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद करने में फंसे हुए थे और इसी वजह से वे समय पर बैठक में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा गंभीर और चुभने वाला सवाल उठता है दोस्तों, क्या वाकई जमीनी हालात ही असली वजह थे या फिर ममता बनर्जी विधायकों के टूटने के उस बड़े खतरे को अंदर ही अंदर भांप चुकी है, जिसकी तरफ समीक भट्टाचार्य इशारा कर रहे हैं, बीजेपी के नेता समीक भट्टाचार्य। क्या इन हमलों और जमीनी तनाव का, सोचिएगा दोस्तों जो मैं कहना चाहता हूं, क्या इन हमलों और जमीनी तनाव का बहाना बनाकर ममता बनर्जी असल में पार्टी के भीतर लगी इस संभावित सेंधमारी की आशंका को छिपाने और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं? क्या उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि अगर अभी यह बैठक होती तो विधायकों की बगावत सरेआम उजागर हो जाती? सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सवाल तो फिर घूम फिर कर वहीं आएगा ना कि आज बंगाल में गृह मंत्रालय किसके पास है, पुलिस किसकी सुन रही है, प्रशासन की कमान किसके हाथ में है पश्चिम बंगाल में? और जवाब सीधा है, शुभेंदु अधिकारी सरकार के पास। अगर राज्य में एक सांसद और एक राष्ट्रीय स्तर का नेता सुरक्षित नहीं है, अगर उनके कार्यक्रमों में सरेआम हिंसा और पत्थरबाजी हो सकती है, तो गांव कस्बों में रहने वाले उन आम नागरिक की सुरक्षा का क्या भरोसा होगा? सोचिएगा, जिसने बीजेपी को छोड़कर किसी दूसरी विचारधारा को वोट दिया होगा, उसका क्या होगा? सोचिएगा। क्या सत्ता परिवर्तन का मतलब सिर्फ कुर्सी बदलना था या फिर विरोधियों को सड़क पर पीटना, उन्हें डराना था? ऐसे सवाल पैदा होते हैं इन घटनाओं को देखते हुए। लोकतंत्र में विरोध की एक मर्यादा होती है। आप काला झंडा दिखाइए, नारे लगाइए, नीतियों की आलोचना कीजिए, ये आपका अधिकार है, सबका अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन जब विरोध की जगह सीधे तौर पर शारीरिक हिंसा, धक्का मुक्की, जानलेवा हमले और एजेंसियों के डर का खेला होने लगे, तो समझ लीजिए कि कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। दोस्तों, आज शुभेंदु अधिकारी सरकार इतिहास के सबसे कड़े इम्तिहान से गुजर रही है। कल तक जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो ममता सरकार से कानून व्यवस्था पर हर दिन सवाल पूछती थी, टीएमसी की सरकार को कटघरे में खड़ा करती थी। आज वक्त का पहिया घूमा है, टीएमसी विपक्ष में है और वो शुभेंदु सरकार को कटघरे में खड़ी करके वही सवाल दाग रही है, पूछ रही है आम जनता के सामने। ऐसे में एक सवाल सामने आता है कि सत्ता की कुर्सी पर चाहे जो बैठे, उससे तीखे और सीधे सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए ना, या नहीं पूछे जाने चाहिए? बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। बंगाल की जनता अब इस रोज रोज के सियासी ड्रामे, हिंसा, मुकदमों के डर और दल बदल के खेल से पूरी तरीके से ऊब चुकी होगी, है ना? जनता को किसी पार्टी का खौफ या दबदबा नहीं चाहिए ना, उसे सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष कानून का राज चाहिए। क्या नई सरकार यह साबित कर पाएगी कि कानून संविधान से चलेगा, न कि किसी राजनीतिक बदले की भावना या एजेंसियों की धौंस से? क्योंकि वो दिन याद कीजिए जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत में सीटें जीती और उधर भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा, बदला नहीं। लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। तो दोस्तों, जवाब शुभेंदु सरकार को देना है, क्योंकि सत्ता की जवाबदेही से कोई भाग नहीं सकता। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? इस घटना पर क्या आपकी राय है?
ममता बनर्जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें 80 में से 60 विधायक नहीं आए। क्या इसके पीछे तोड़ जोड़ की आशंका चल रही है? क्या वाकई बंगाल में विपक्ष को खत्म करने की कोई बड़ी साजिश चल रही है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। नमस्कार।